हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स बिगिनर्स की इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण से हम लोग प्रतिबिंब किस तरीके से बनाते हैं। इसमें कुल 6 केस आपको पढ़ने हैं। इस केस को हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले सीखेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। पहले नियमों के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के हमारे पास 3 नियम हैं। हम उन तीनों नियमों को बारी बारी से यहाँ पर लिखते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहला नियम, जो 3 नियम हैं वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए पढ़े जाते हैं, लेकिन हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। इसलिए आज के नियम में हम लोग केवल अवतल दर्पण के लिए सीखेंगे। कल वाले नियम में हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी नियम सीखेंगे और कल उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनाया भी जाएगा। तो ठीक है, पहले हम लोग सीखते हैं आज कि हम लोग अवतल दर्पण से किस तरीके से उसके नियमों को जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हमारा काम होगा अवतल दर्पण को बनाना। तो हम लोग तीनों नियमों में सबसे पहले अवतल दर्पण को ही बना लेते हैं, फिर समझेंगे कि तीनों नियम क्या कहते हैं। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। ये मुख्य अक्ष दर्पण को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होता है। ये दर्पण जिस गोली कांच के खोखले गोले से बना होता है उसका जो केंद्र होता है वो इसका वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसके बीच की जो दूरी होती है इसको मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से दिखाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी बना लिया जाएगा। ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र C और ये मुख्य फोकस F। उसी तरीके से इसमें भी बना लिया जाएगा। ये दर्पण का ध्रुव P, ये वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस F। अब इन तीनों नियमों को बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले रूल में हम लोग जानेंगे कि जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होता है। जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है। रूल नंबर 1 यही कहता है कि जब कभी भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन होता है, तो ये सदैव मुख्य फोकस से होकर के जाती है। दूसरा रूल ये कहता है कि जब कभी भी प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र C से होकर के जाती है और दर्पण पर पड़ती है, इसका परावर्तन होता है, तो ये वापस अपने ही मार्ग में लौट आती है। इसका रीज़न अभी हम थोड़ी देर बाद आपको समझाएंगे। फिर तीसरा रूल ये कहता है कि जब कभी भी प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस से होकर के जाती है, दर्पण पर पड़ती है, इसका परावर्तन होता है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका मतलब कि पहला रूल और तीसरा रूल एक दूसरे के रिवर्सिबल है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये रूल ये कहता है कि जब कभी भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण पर पड़ेगी, परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, और इसमें हम मुख्य फोकस से होकर के गुजारते हैं, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों जो रूल हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जबकि ये तीसरा रूल बहुत ही इजी होता है, जिसमें हम लोग बस यही जानते हैं कि इसमें प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर के जाएंगी, दर्पण पर पड़ेंगी, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट आती हैं। इसका कारण ये होता है कि किसी भी कांच के खोखले गोले से जब हम लोग किसी दर्पण को काट करके बनाते हैं तो हम पहले ये जानते हैं कि यहाँ पर उसका केंद्र रहा होगा। अगर हम किसी दर्पण के किसी भी हिस्से से, किसी भी पॉइंट से यदि हम लंब का बनाने का प्रयास करें, जैसे यदि हम इसको काट करके ओपन कर देते हैं तो एक पतली सी शीट में बदल जाता है और यहाँ पर उसका केंद्र इसी तरीके से बना रहता है। तो अगर हम इस केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा बनाएं तो ये अभिलंब का काम करती है। तो दर्पण पर फिलहाल के लिए अभिलंब है, तो अगर इसको फैलाए होंगे तो इसका अभिलंब इस पॉइंट पर ही बनेगा। ठीक है, तो जैसे इस पॉइंट के लिए यहाँ बना वैसे इस पॉइंट के लिए यहाँ बनेगा, इस पॉइंट के लिए यहाँ बनेगा, इस पॉइंट के लिए यहाँ बनेगा, और इस पॉइंट के लिए यहाँ बनेगा, इस पॉइंट के लिए यहाँ बनेगा, इस पॉइंट के लिए यहाँ बनेगा। तो अगर इस पूरी स्फीयर के किसी भी एक पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो वक्रता केंद्र C से होकर के गुजरती है, यदि वो लाइन वक्रता केंद्र C से होकर के गुजरती है तो वो अभिलंब का काम करेगी। तो जब कभी भी प्रकाश की किरण अभिलंब से होता हुआ जाती है, तो हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़ रखा है कि आने वाली किरणें अभिलंब के साथ जितना कोण बना करके आती हैं उतना ही कोण बना करके जाती हैं। ये I और R एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये हमने प्रकाश के परावर्तन के नियमों में पढ़ रखा है। इसलिए अगर ये आने वाली प्रकाश की किरण, देखिए यहीं पर इसका अभिलंब भी होगा,
ये इसका अभिलंब का भी काम करेगा। तो अगर आने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना के आती है तो जाने वाली भी प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना के जाएगी। इसलिए जब कभी भी हम लोग प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र सी से गुजारते हैं तो ये परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग में लौट आती है। क्या आपको इसका रीज़न समझ में आया? फिलहाल अभी यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सबसे पहले जो नियम को हमने यहाँ पर लिखा था, जिसको हमने मिटा दिया, उसको यहीं पर थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देते हैं, जिसका यूज़ हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो पहला रूल था हमारा कि जब अवतल दर्पण हो, ये समांतर किरणें आती हों, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हों। दूसरा रूल था कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाएगी और वापस अपने मार्ग में लौट जाएगी। फिर तीसरा रूल था कि अवतल दर्पण होगा, इसमें प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से जाएंगी, दर्पण पर पड़ेंगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अब इन तीनों नियमों का यूज़ करेंगे और अवतल दर्पण में इन 6 केस को, जिसको हमको बनाना है, इन 6 केस को समझेंगे। एक एक करके यहीं पर सारा केस बनाते हैं और सबको समझते हैं। फिर आखिरी में समझेंगे कि इसका शॉर्टकट क्या होता है, कैसे समझेंगे कि हम लोग 6 केस को एक ही बार में याद कर लें। तो एक एक केस को समझते हैं। पहला केस, जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित हो, तो सबसे पहला केस अवतल दर्पण, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र सी और ये मुख्य फोकस एफ। सबसे पहले केस में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है और अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग एक दूसरे के समांतर मानते हैं। तो हम क्या मानते हैं यहाँ पर कि जो हमारा वस्तु है वो कहीं अनंत पर स्थित होगा, वहाँ से प्रकाश की किरणें चल के आती हैं जो कि एक दूसरे के समांतर मानी जाती हैं। ये समांतर किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, दर्पण पर पड़ती हैं और इनका परावर्तन होता है, तो परावर्तन के पश्चात हम लोग रूल नंबर फर्स्ट से जानते हैं कि ये परावर्तित किरणें हमेशा मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। तो ये किरणें भी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी। तो ये दोनों किरणें जब कभी भी प्रकाश का परावर्तन हो जाता है तो हमको कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पर प्रतिबिंब बनाना होता है उन दोनों किरणों को आपस में एक दूसरे के साथ काटना पड़ता है। जब दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के साथ कट जाती हैं तो वहीं पर प्रतिबिंब का बनना हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की जो आने वाली किरणें हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये दोनों परावर्तित किरणें जब एक दूसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ती हैं तो ये दोनों परावर्तित किरणें मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काट देती हैं। इसलिए इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनता है और ये दर्पण की बाईं तरफ बनता है, इसलिए ये वास्तविक होगा। ये उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है उसका जवाब आपको सेकंड वाले में मिल जाएगा। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बिंदु आकार का होता है और मुख्य फोकस पर बनता है। ये पहला केस था। अगर बात करें हम दूसरे केस की, तो दूसरे केस में हम फिर से एक अवतल दर्पण बनाते हैं और इसमें समझेंगे कि जब वस्तु को हम लोग अनंत से हटा करके थोड़ा सा आगे की तरफ लाते हैं तो क्या होता है। ये रहा वक्रता केंद्र सी, ये रहा मुख्य फोकस एफ। पहली बार में हमने वस्तु को अनंत पर माना था, इस बार हम अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य में वस्तु को मानेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो इस वस्तु ए बी से चलने वाली प्रथम मुख्य अक्ष के समांतर किरण जब दर्पण पर पड़ती है, इनका परावर्तन होता है तो ये मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। इनके ये हमको पहला रूल बताता है। अब इसमें ना कोई और रूल भी लगाना पड़ेगा जिससे कि दूसरी किरण जाए, प्रकाश का परावर्तन हो और वो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटे, जिससे कि प्रतिबिंब का निर्माण हो सके। तो अब आप सोचिए कि प्रकाश में जब हम लोग अपवर्तन करेंगे और उसमें जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन तीनों नियमों में से और कौन सा नियम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला नियम यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। अब दूसरा नियम हम लोग वक्रता केंद्र सी से ले जा सकते हैं। क्या इसमें सी से ले जाना संभव है? तो आंसर है कि हाँ, संभव है। यदि हम प्रकाश की किरण को सी से ले जाते हैं और ये दर्पण पर पड़ती हैं, वापस जब ये जाने लगेंगी तो ये इसको यहीं पर कहीं काटेगा। जब ये काटेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो इसमें ना दूसरा रूल हम लोग अप्लाई करते हैं और इसमें प्रतिबिंब को बना करके देखते हैं।
तो जब दूसरा किरण हम लोग इसके वक्रता केंद्र सी से लेकर के जाते हैं, दर्पण पर पड़ता है, परावर्तन के पश्चात ये वापस अपने मार्ग में लौट आता है और ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहीं पर काटती हैं। इस बिंदु का नाम है ए डैश और इसका नाम होगा बी डैश। ये ए डैश बी डैश क्या है? ये वस्तु ऐसा रखा था, प्रतिबिंब इसका उल्टा बन रहा है, इसलिए ए वाला हिस्सा ए डैश बनाता है और बी वाला हिस्सा बी डैश बनाता है। आपको ये किरण आरेख देख करके ही मालूम चल रहा होगा, इसको किरण आरेख बोलते हैं, रे डायग्राम बोलते हैं। इस किरण आरेख देख करके ही इसको मालूम चल रहा होगा कि इसमें वस्तु का जो साइज है ये बड़ा है, जबकि प्रतिबिंब का साइज उससे छोटा है। तो इस केस में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब छोटा होता है, लेफ्ट साइड है इसलिए वास्तविक होगा, उल्टा है और C और F के बीच में बनता है, C तथा F के मध्य बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला केस और दूसरा केस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और आपको तीसरा केस समझाते हैं। इस केस को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। पहला केस क्या कहता है हम आपको फिर से समझा देते हैं। पहला केस कहता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, दर्पण पर पड़ती हैं, इनका परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। जब ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस पर ही काटती हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा बनता है, मतलब बिंदु आकार का बनता है। वैसे बिंदु आकार में उल्टा सीधा का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसके बाद के केस में हम लोग उल्टा प्रतिबिंब देखते हैं और इसके बाद के केस में भी हम लोग उल्टा प्रतिबिंब देखते हैं। इसलिए पहले वाले केस में भी हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा होता है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है और बिंदु आकार में उल्टा सीधा का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी किताबों में यही लिखा होता है कि पहले वाले केस में भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कारण यह है कि इसके बाद का केस सारा उल्टा बनता है, केवल एक केस को छोड़ करके। तो अब दूसरे केस में हमने क्या माना कि जब हमारा वस्तु अनंत और सी के मध्य स्थित हो। देखिए इस सभी केस को जब हम पढ़ेंगे, 6 केस को पढ़ेंगे, तो हम इसमें एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे और प्रतिबिंब एक एक स्टेप पीछे की तरफ आएगा। ये उसका शॉर्टकट तरीका होता है जो याद करने के लिए आपको मिलता है। चलिए पहले आपको थोड़ी सी बात उसी के बारे में समझा देते हैं। ये दर्पण है और यहाँ ये दर्पण का ध्रुव है, यहाँ हमारा मुख्य फोकस और ये हमारा वक्रता केंद्र होता है। तो इसमें आपको कुल 6 केस पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले वस्तु कहाँ होता है हमारा अनंत पर, ये केस नंबर 1 है। फिर अनंत और सी के बीच में, ये केस नंबर 2 है। फिर यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो सी पर, ये केस 3 है। फिर सी और एफ के बीच में, ये केस नंबर 4 है। फिर एफ पर, ये केस नंबर 5 है। फिर एफ और पी के बीच में, ये केस नंबर 6 है। और इसके बाद कभी भी वस्तु को हम लोग पी पर नहीं लेते हैं, क्योंकि वो वाला केस संभव नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम इधर से आगे की तरफ बनते हैं, जब भी बढ़ते हैं तो इधर सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जिसका प्रतिबिंब इस फोकस में मिलता है। जब हम ये एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये इससे आगे बढ़ जाएगा। फिर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये इससे एक कदम आगे बढ़ जाएगा। फिर हम इधर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये इससे एक कदम आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर लेंगे तो अनंत पर बनेगा, क्योंकि देखिए अनंत पर लिए थे तो मुख्य फोकस पर बना, और जब मुख्य फोकस पर लेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है। फिर इसके बाद का जब केस लेंगे तो इसमें एक अलग स्पेशल केस लगता है, जिसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम तीसरा केस स्टडी करते हैं, और यहाँ तक का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। तो अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में हम दर्पण बनाएंगे और ये दर्पण पर हमने कलई कर दिया, यहीं से मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये दर्पण का ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। हमने 2 केस स्टडी कर लिए, पहला जब अनंत पर हो और दूसरा जब अनंत तथा C के मध्य स्थित हो। अब हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, C पर स्थित हो। देखिए इसमें क्या होता है, जब वस्तु को हम लोग C पर स्थित करते हैं, जब हम वस्तु को C पर मानते हैं तो वस्तु AB से चलने वाली प्रथम मुख्य अक्ष के समांतर किरण जब दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन होता है, तो हम जानते हैं कि ये मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। ये हमने केस नंबर 1 यहाँ से अप्लाई किया है, रूल नंबर 1 अप्लाई किया है। अब इसमें जो दूसरा केस है वो आप कौन सा लगाना चाहेंगे? आपके पास 3 नियम है, आप इन तीनों नियमों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला रूल हमने अप्लाई कर चुका है, अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल C से जाना चाहिए। तो ये खुद C पर खड़ा है, अगर C से ले जाएंगे तो ये आगे की तरफ निकल जाएगा, पता नहीं कब परावर्तित होकर के आएगा, न जाने कब काटेगा। तो अगर ये चला भी जाता है और आ भी जाता है तो काटेगा तो ये यही कहीं आसपास काटेगा। ठीक है।
तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कोई और रूल अगर अप्लाई होता है तो अच्छी बात, नहीं होगा तो फिर हम उसे अप्लाई करेंगे। तो अगर हम तीसरे रूल के बारे में स्टडी करें तो इसमें लिखा गया है कि जब ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें मिलती हैं हमको, उस समय जो वस्तु से चलने वाली किरणें होती है ये मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई हमको दिखती हैं। तो हम भी क्या करते हैं, इसमें मुख्य फोकस से किरण आरेख को गुजारते हैं। जब ये परावर्तित होकर के वापस आएगा फिर देखेंगे कहाँ एक दूसरे को ये काट रहा है। तो यहाँ पर हमने ना दूसरी किरण को इसके मुख्य फोकस ऐप से गुजार दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहीं कहीं काटती हैं, यहीं पर काटती हैं, तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा, नाम होगा A डैश B डैश। तो आप देख सकते हैं कि जब वस्तु हम लोग C पर लेते हैं तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है। इसका मतलब है कि जब वस्तु को C पर लिया जाता है तो प्रतिबिंब भी C पर बनता है, और यहाँ पर वस्तु जितने आकार का होता है प्रतिबिंब भी उतने ही आकार का होता है, परंतु जस्ट अपोजिट होता है। अगर वस्तु को इस तरीके से रखा गया था तो प्रतिबिंब इस तरीके से मिलेगा, लेकिन सेम साइज का। तो लिखते हैं इसके बारे में। जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का होता है, वस्तु के आकार का होता है, वास्तविक होता है, वक्रता केंद्र C पर बनता है, और उल्टा बनता है। तो उम्मीद है कि आपको तीसरा केस समझ में आया होगा कि जब वस्तु AB वक्रता केंद्र C पर स्थित होता है तो इससे चलने वाली पहली किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण से पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस ऐप से होकर के जाती है। इसकी दूसरी किरण मुख्य फोकस ऐप से जाती है और परावर्तन के पश्चात ये इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को A डैश पर काटती हैं, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो कि उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो यहाँ पर उन सभी बातों को लिख दिया गया है कि प्रतिबिंब वो वस्तु के आकार का होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का होता है, वास्तविक होता है, और वक्रता केंद्र C पर बनता है और साथ साथ उल्टा होता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे केस की तरफ। तो हम लोग चौथे केस की तरफ बढ़ते हैं। चौथे केस में हम लोग सबसे पहले दर्पण को बनाते हैं, इस पर कलई कर देते हैं और एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव P होता है, यहाँ पर कहीं मुख्य फोकस, और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र C होता है। चौथे केस में हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस ऐप के बीच में रखते हैं। इसका नाम है AB। वस्तु AB से चलने वाली पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण पर पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। अब इसका दूसरा अगर रूल हम पढ़ें कि इसमें कौन सा दूसरा किरण जा सकता है, तो फिर से वही रूल, मुख्य फोकस ऐप से जाएगा, दर्पण पर पड़ेगा और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इसको गुजारते हैं यहाँ से। ये मुख्य फोकस से लेकर के गए, दर्पण पर पड़ा, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया है। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें इसको यहाँ पर काटती हैं, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा और नाम होगा A डैश B डैश। आपको देख करके ही पता चल रहा होगा कि वस्तु जितना बड़ा है प्रतिबिंब उससे थोड़ा सा बड़ा बना है, और उल्टा भी है। तो इसमें अगर हम चीज़ों को लिखें कि किरण आरेख से हमको क्या ज्ञात होता है, तो इससे मालूम चलता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, और C से परे होगा या C के बाद बनेगा। उसका मतलब वही होता है, परे का मतलब होता है C के बाद बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चार केस समझ में आ गए होंगे। इन चार केसेस को हम जो स्टडी किए हैं उसको एक बार और फिर से रिवीजन कर देते हैं। पहला जो था उसमें वस्तु को अनंत पर लिया गया था, यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही थी समांतर मुख्य अक्ष के, और दर्पण से पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जा रही थी और प्रतिबिंब भी मुख्य फोकस पर ही बन रहा था। ये था केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकेंड में हमने ये समझा था कि वस्तु को अनंत और C के मध्य में रख दिया गया था। जब अनंत और C के मध्य में वस्तु को रखा गया तो पहली किरण जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में जाती है। इसका दूसरा किरण वक्रता केंद्र C से हम लोग लेकर के जाते हैं, जो कि दर्पण पर पड़ने के पश्चात वापस अपने मार्ग में लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें इसको यहीं पर काटती हैं, तो प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उससे छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये था हमारा दो केस।
तीसरा केस यहाँ है, चौथा केस यहाँ है। तीसरे केस को फिर से समझा देते हैं। जब वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र सी पर लेते हैं तो इससे चलने वाली पहली किरण दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। इसकी दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो परावर्तित किरणें हैं ये बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये एक दूसरे को ए डैश पर काटती हैं, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का होता है, उल्टा होता है, सी पर बनता है और वास्तविक होता है। इसमें चौथा केस, जब वस्तु को सी और एफ के बीच में लेते हैं तो इसकी पहली किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। सभी केसेस में आप देखेंगे कि पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी। ये आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा जिससे कि याद करने में आसानी होती है कि हमेशा पहली किरण को आंख बंद करके मुख्य अक्ष के समांतर ले आना है। दूसरे किरण के लिए सोचना है कि हम किरण को कहाँ से ले जाएं। तो पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया, दर्पण पर पड़ा, परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर के आगे की तरफ निकल गया। इससे जाने वाली दूसरी किरण जब दर्पण पर पड़ती है और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो एक दूसरे को यहीं पर काटती है। नाम है ए डैश, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, जो कि वस्तु से बड़ा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और सी से परे होता है। परे का मतलब सी से आगे बनता है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पाँचवा और छठवां केस को आपको समझाते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पाँचवें केस की तरफ। पाँचवें केस में हम लोग समझेंगे कि जब वस्तु हमारा मुख्य फोकस एफ पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो फिर बनाते हैं हम इसका प्रतिबिंब। ये रहा हमारा दर्पण, इस पर कर दिया गया कलई और इसमें बना लिया गया मुख्य अक्ष। ये रहा दर्पण का ध्रुव P, ये रहा मुख्य फोकस F और ये रहा वक्रता केंद्र C। जैसा कि शर्त में लिखा गया है और इन केसेस के अंदर भी लिखा गया है कि जब हम वस्तु को कहाँ लेते हैं, मुख्य फोकस F पर, तो ले लेते हैं वस्तु को मुख्य फोकस F पर, नाम दे देते हैं AB। तो हम पहले ही जानते हैं कि वस्तु AB से चलने वाली पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही जाती है, आँख बंद करके, और यहाँ से चलने वाली पहली किरण इस मुख्य फोकस F से होकर के जाती है। अब इसकी दूसरी किरण के लिए एक शर्त है। शर्त कहिए चाहे आप थोड़ी सी इंटेलिजेंसी कहिए, उस इंटेलिजेंसी में हमको ये समझना है कि हम दूसरी किरण को कहाँ से लेके जाएं। अगर हम दूसरी किरण को इस वस्तु के आगे से गुजारते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये वस्तु ए से जो चलने वाली पहली किरण के बाद दूसरी किरण होगी, ये वक्रता केंद्र सी से होकर के जाती है। हम ऐसा मानते हैं कि वक्रता केंद्र सी से होकर के जाती है। हालांकि ये दर्पण पीछे की तरफ पूरा होता है, तो ये यहीं से कहीं जाएगी, दर्पण से टकराएगी, वापस अपने मार्ग पर लौट जाएगी और ये इस तरीके से इधर की तरफ बढ़ती है। या हम ऐसा मान के चलते हैं, आपको जैसा मानना होगा वैसा मानिएगा, किताबों में जो लिखा होता है वो दोनों लिखा होता है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ए से चलने वाली किरण आगे की तरफ जाती है, दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन के पश्चात ये फिर सी से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है या सी से होकर के जाती है। जब ये परावर्तित किरणें सी से होकर के जाती हैं, जब ये परावर्तित किरणें सी से होकर के जाती हैं तो हम एक बात पाते हैं कि ये परावर्तित किरणें, जो पहली परावर्तित किरण थी ये वाली और जो दूसरी परावर्तित किरण है ये वाली, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर आगे की तरफ बढ़ती हैं, जो कि कहीं भी आगे एक दूसरे के साथ काटने का प्रयास ही नहीं करती। और जब ये एक दूसरे के साथ नहीं कटेंगी तो हम कैसे जानेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि ये समांतर किरणें आगे की तरफ बढ़ती हैं तो हम मानते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ऐसा क्यों? जैसे हमने पहले केस में लिया था कि अनंत से जब प्रकाश की किरण आ रही थी तो हमने उसमें माना था कि वो सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अगर यहाँ से समांतर किरणें जा रही तो हम ऐसा मानेंगे कि वो प्रकाश की किरणें अनंत पर कहीं जा करके एक दूसरे को काटेंगी और वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। जब ये प्रकाश की किरणें अनंत पर काटेंगी तो प्रतिबिंब का साइज भी बहुत बड़ा बनेगा और साथ साथ इसकी जो दूरी होगी कि कहाँ पर बनेगा, उसकी स्थिति ये अनंत पर बनेगा। स्थिति अनंत पर होगी, अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और साथ साथ उल्टा बनेगा।
तो पांचवा केस उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, वस्तु ए बी लेते हैं, वस्तु ए बी से पहली किरण ले आते हैं जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के आगे की तरफ बढ़ती है। ये परावर्तित किरण आगे की तरफ निकल जाती हैं। इसकी दूसरी किरण ए से हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हम ऐसा लेके चलते हैं कि ये सी की तरफ से आ रही हैं और ये जब ये दर्पण पर पड़ती हैं, इनका परावर्तन होता है तो वापस अपने मार्ग में लौट आती हैं। ये परावर्तित किरणें हैं और इसमें ये परावर्तित किरणें हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आगे की तरफ कहीं नहीं काटती क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये अनंत पर काटती होंगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनता होगा। तो अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, उसकी स्थिति अनंत पर होती है, ये वास्तविक होता है क्योंकि अभी भी ये दर्पण की लेफ्ट साइड ही बन रहा है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि ये वास्तविक होगा। और अभी भी प्रतिबिंब नीचे की साइड ही काट रहा है तो हम मान के चलेंगे कि उल्टा होगा। तो उम्मीद है कि आपको पाँचवा केस समझ में आया होगा। अब हम छठवें केस की तरफ बढ़ते हैं। तो छठवें केस में हम समझेंगे कि जब वस्तु हमारा मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के मध्य स्थित हो तो फिर हमारा प्रतिबिंब कैसे, कहाँ और कब बनेगा। तो हम देखेंगे कि छठवें केस में जब वस्तु F और P के मध्य स्थित हो तो किस तरीके से हमारा प्रतिबिंब और किरण आरेख बनता है। तो हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं और इसमें हम मुख्य अक्ष को बनाते हैं। हालांकि मुख्य अक्ष इन दोनों को बराबर भाग में बांटती है, तो आप इसके लिए कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया है। ये रहा दर्पण का ध्रुव P, यहाँ पर मुख्य फोकस F और यहाँ पर वक्रता केंद्र C। हमको इस केस में वस्तु को F और P के बीच में लेना है, तो वस्तु को बीच में ले लेते हैं। यहाँ से चलने वाली पहली किरण, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो हम इसको जूम कर देते हैं पहले। तो वस्तु ए बी से चलने वाली पहली किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती है, आगे की तरफ जाने के बाद जब इनका दर्पण से परावर्तन होता है तो ये मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई हमको मिलती हैं। अब इसकी जो दूसरी किरण है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये सी से आगे की तरफ बढ़ती हैं, सी से आगे की तरफ बढ़ती हैं और यहीं दर्पण पर पड़ने के पश्चात वापस अपने ही मार्ग में लौट आती हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के साथ धीरे धीरे दूरियां बढ़ाती चली जाती हैं जो कहीं भी आगे की तरफ नहीं काटेंगी। जैसा कि किरण आरेख देख करके हमको मालूम चल रहा है कि यहाँ पर दूरियां कम थी, धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी और ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाएंगी तो दूरियां भी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए हम लोग इन किरणों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और ऐसी कल्पना करते हैं कि ये आगे कहीं पर एक दूसरे को काटेंगी और ऐसी कल्पना करने के बाद ये एक दूसरे को बिंदु A' पर काट देती हैं। यहीं पर इनका प्रतिबिंब बनता है जो कि वस्तु से बड़ा होता है, सीधा होता है और दाईं साइड बनने के कारण ये काल्पनिक होता है। फिर से एक बार, जब वस्तु ए बी से पहली किरण जाएगी, दर्पण पर पड़ेगी, परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से होकर के आगे की तरफ निकलेगी। वस्तु ए बी से दूसरी किरण हम लोग ऐसा मानते हैं कि यह वक्रता केंद्र सी से होकर के जाती रही होगी, जो दर्पण पर पड़ेगी, परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग में लौट जाती होगी और ये दोनों किरणें जो एक दूसरे के साथ दूरियां धीरे धीरे करके बढ़ाती चली जा रही है, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। इसलिए इन दोनों किरणों को आगे की तरफ मिलाते हैं जो बिंदु A' पर एक दूसरे को काटती हैं। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनता है। ये वस्तु से बड़ा होता है, आभासी होता है। आभासी होने के कारण कि दर्पण के दूसरी साइड बनता है। वस्तु से बड़ा, आभासी और ये इस दर्पण के दूसरी साइड बनता है और वस्तु से बड़ा होता है, सीधा होता है। तो इसको लिख देते हैं, आभासी, वस्तु से बड़ा, सीधा तथा दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये 6 केस अवतल दर्पण का, जिसमें हम लोग किरण आरेख बना करके ये समझें कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इसमें उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कल वाली वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं और साथ ही साथ उत्तल दर्पण में किरण आरेख किस तरीके से बनाया जाता है और प्रतिबिंब को कैसे मालूम किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको सीखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।